सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि एग्जैक्टली आया कहाँ से। जब वर्ल्ड वार 2, सेकेंड जो वर्ल्ड वार है वो जब खत्म हुआ था, तो जो जापान की इकोनॉमी वो बहुत ही खराब स्टेज से गुजर रही थी। इतना वॉर का इतना खराब इम्पैक्ट जापान के ऊपर पड़ा था, तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो जापान की हेल्प करेंगे उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। यानी जापान जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए अमेरिका ने जापान की मदद की। उस टाइम पे जनरल थे जापान के, मैकार्थर, तो उन्होंने ये जो है, जो उस टाइम पे फोर्स, जापानीज के जो फोर्स के कमांडर थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और जापान में जो है क्वालिटी को लेके अवेयरनेस उन्होंने फैलाई, ताकि प्रोडक्ट में और मैन्युफैक्चर में, ठीक है, सभी में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए। अगर हम बात करें 1975 की, तो इतना अच्छी तरह से क्वालिटी सर्कल को जापान में इम्प्लीमेंट किया था कि 1975 तक आते आते जापान ने क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पे, जापान जो है टॉप रैंक पे चला गया था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सीरियसली इन्होंने क्वालिटी सर्कल को लिया। पर एग्जैक्टली क्वालिटी सर्कल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। It is a small group of 6 to 12 employee doing similar work who voluntarily meet together on a regular basis to identify improving in their respective work area using technique। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, 6 से 12 लोगों का एक ग्रुप आप मान सकते हैं, उसी को क्वालिटी सर्कल ग्रुप बोला गया। ये क्या करते हैं, सेम टाइप का काम करते हैं, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे लोग मिलते हैं ताकि ये फाइंड कर सके कि जो भी हमारा काम है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जा सके। अब सेम काम को 8 या 10 लोग कर रहे हैं, तो आपस में डिस्कस करेंगे कि हाँ, इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ये जल्दी इंप्रूव होगा। यानी किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये एक सर्कल बनाया गया है। इसमें 6 से 12 मेंबर्स हो सकते हैं, 6 से 12 आप एम्प्लॉयज बोल दीजिए। इनका काम है सिमिलर टाइप के काम को करना, सिमिलर वर्क ये करते हैं और रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, ताकि ये देख सके कि इस काम में कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अलग अलग टेक्निक की हेल्प से, या कोई भी अगर काम में प्रॉब्लम आती है, तो ये लोग आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेम टाइप का काम ये ग्रुप के लोग कर रहे होते हैं, तो काफी आइडिया इनको, एक्सपीरियंस रहता है काम को लेके। तो कोई चीज किसी को मालूम है, कोई चीज किसी को मालूम है, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इसका जो है क्या रिजल्ट मिलता है, इसका ये रिजल्ट मिलता है कि अपलिफ्टमेंट हो जाता है एम्प्लॉयज का और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन का। यानी जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वालिटी सर्कल। सो अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो 6 से 12 लोग एक साथ मिलके काम करते हैं और जो वर्क की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कराते हैं। और टाइम टू टाइम बेसिस पे वो लोग अपना मिलते रहेंगे, ताकि जो आइडियाज हैं, तरीके काम को कैसे बेटर बनाया जा सके, वो चीजें शेयर की जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वालिटी सर्कल। सो क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है, ठीक है। तो पहला आपका चेंज इन एटीट्यूड। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनका एटीट्यूड चेंज किया जाता है ताकि वो खुद को इम्प्रूव करें। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क थ्रू ह्यूमिलेशन ऑफ वर्क। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज का एटीट्यूड ऐसा किया जाता है कि उनको अपने काम में क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी है। फ्रॉम आई डोंट केयर टू आई डू केयर, मतलब मुझे काम की कोई चिंता नहीं कि काम किस तरह से हो, इस वाले एटीट्यूड को चेंज किया जाता है कि आई डू केयर, कि हाँ मुझे चिंता है। सेकेंड है यहाँ पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयज को डेवलप किया जाता है, उनकी नई नई स्किल्स उनको ऐड ऑन कराई जाती है, ठीक है। उनके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है वो ढूंढा जाता है और उनकी स्किल्स को जो है इंप्रूव की जाती है, ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। तो यहाँ पे टीम वर्क को इनकरेज किया जाता है, ठीक है, टीम में लोग काम करें। लिखा है ना, इंडिविजुअल वर्सेस टीम, आई कुड नॉट डू बट वी विल डू। मतलब इंडिविजुअल यानी मैं अकेले तो नहीं कर सकता, बट वी एज अ टीम वी कर, हम काम कर सकते हैं। तो टीम स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसको दूर किया जाता है। चौथा और जो लास्ट इसका गोल है वो है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव और एक मोटिवेटेड कल्चर बनाया जाता है। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट और मोटिवेटेड कल्चर से क्या होगा कि एम्प्लॉयज क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे, मोटिवेशन बनी रहेगी और हर कोई इन्वॉल्व रहना चाहेगा। कोई भी काम है हर कोई इन्वॉल्व रहना चाहेगा। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव, 4 गोल है। जो लोगों का एटीट्यूड है कि मुझे चिंता नहीं है, उससे उस एटीट्यूड को चेंज किया जाएगा कि आई डू केयर, ठीक है। क्वालिटी में कंटिन्यूस इंप्रूव की जाएगी। अगला है सेल्फ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज को डेवलप किया जाएगा, कैसे, उनकी एडिशनल स्किल्स को उनका इंप्रूव करा के, प्लस उनके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकाल के। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। जो टीम स्पिरिट वाली जो भावना है उसको डेवलप किया जाएगा कि अकेले तो हम नहीं कर सकते, पर एज अ टीम हम काम जरूर कर सकते हैं। चौथा है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव कल्चर बनाया जाएगा और मोटिवेशन लेवल जो है, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ाया जाएगा। तो ये आपका क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए या आप गोल बोल सकते हो। तो ये क्वालिटी सर्कल का गोल है या पर्पस है।
तो क्वालिटी सर्कल के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वालिटी स्ट्रक्चर बनाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसको लेके होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी में आपके सीनियर लीडर या सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से, जो कि आपका ये जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको गाइडेंस देने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो स्टीयरिंग कमेटी ये टॉप में होती है स्ट्रक्चर के, इस स्टीयरिंग कमेटी में आपके टॉप एग्जीक्यूटिव होंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी हो सकते हैं। इनका काम है पॉलिसी और प्लान बनाना। ठीक है, और जनरली ये मंथ में एक बार इनकी मीटिंग होती है जहाँ पे ये चीज़ें प्लान पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। फिर उसके नीचे आएगा आपका कोऑर्डिनेटर। ये कोई आपका एचआर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है, जो क्या करेगा, who coordinate and supervise the work of facilitator and administrator the program। तो जो फैसिलिटेटर है इनके काम को ऑब्जर्व और सुपरवाइज करेगा। फैसिलिटेटर कौन होता है वो देखते हैं। ये कोई सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर हो सकता है। फैसिलिटेटर एक सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर हो सकता है, जो अलग अलग जो सर्कल है ना, अलग अलग सर्कल, उनको ये गाइडेंस देने का काम करेगा। अब सर्कल कौन होते हैं, सर्कल लीडर कौन होते हैं। सर्कल लीडर आप मान सकते हैं कि कोई भी वर्कर्स या सुपरवाइजर को आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्कर या सुपरवाइजर जो किसी भी ग्रुप को लीड कर रहा है। सर्कल लीडर जो है वो सर्कल की एक्टिविटी को करवाता है एक तरह से। लास्ट आएगा आपका सर्कल का मेंबर्स। सर्कल मेंबर्स मतलब जो उस ग्रुप का पार्ट है, वो आपके स्टाफ वर्कर्स बोल सकते हैं। और बिना सर्कल मेंबर्स के आपका जो क्वालिटी सर्कल है ये पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तरह से ये लाइफ ब्लड है आपके क्वालिटी सर्कल के। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे टॉप में होगा स्टीयरिंग कमेटी। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे, ये पॉलिसी प्लान्स डायरेक्शन देने का काम करेंगे और मंथ में एक बार इनकी मीटिंग होगी। उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, ये कोई एचआर हो सकता है जो फैसिलिटेटर को गाइडेंस देगा, सुपरवाइज करेगा। उसके नीचे हो गया, कोऑर्डिनेटर के नीचे हो गया आपका फैसिलिटेटर। ये कोई सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर हो सकता है और ये अलग अलग जो क्वालिटी सर्कल सर्कल लीडर करा रहे हैं ना, तो उनको कोऑर्डिनेट करेगा। यानी कोऑर्डिनेटर फैसिलिटेटर को देखेगा और फैसिलिटेटर सर्कल लीडर को देखेगा और सर्कल लीडर सर्कल मैनेजर को देखेगा। तो इस तरह से आ रहा है, ये टॉप में है, ये टॉप से डाउन इस तरह से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सर्कल लीडर वही है जो लोएस्ट लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे काम करेगा और ये सर्कल की एक्टिविटी को कंडक्ट कराता है। और सर्कल मेंबर, सर्कल लीडर का जिस कमेटी का हेड है वही आपके सर्कल मेंबर्स है, यानी आप इनको स्टाफ वर्कर्स बोल सकते हैं। यही मेनली क्वालिटी सर्कल की लाइफ ब्लड है। ये वो मेंबर्स हैं जिनके बिना ये एक्टिविटी नहीं की जा सकती। ठीक है, ये वही है जो अपना आइडिया सजेशन देने का काम करते हैं। कोई भी ग्रुप की एक्टिविटी है, ट्रेनिंग है, उन सभी में ये सर्कल मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारा हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, जब भी क्वालिटी सर्कल में वही है ना, इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, कुछ कमियां उसको दूर करके इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, वर्क क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है, तो वही मेन पर्पस होता है आपके क्वालिटी सर्कल का। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि वर्क प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जितनी भी प्रॉब्लम है उसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर उनको प्रायोरिटीज दीजिए। मतलब पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज दीजिए। पहला काम हो गया प्रॉब्लम ढूंढना। 4-5 प्रॉब्लम है तो उनको प्रायोरिटीज दीजिए कि पहले कौन सी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में आता है कि प्रॉब्लम तो आपको मिल गई है, अब आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इज क्लैरिफाइड एंड एनालिसिस द बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो कुछ मेथड्स है, सिंपल मेथड्स, उन मेथड से आप प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। यानी अगले स्टेप में आपको अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके ढूंढने हैं जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जनरेट नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम है उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको वो सारे सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के ढूंढने पड़ेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपने बहुत सारे जो सॉल्यूशन ढूंढे हैं अल्टरनेट, उसमें से जो बेस्ट आपको लगता है उस वाले को लेना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो जो भी प्रॉब्लम थी उसको आपने आइडेंटिफाई किया, समझा, उसके आधार पर आपने जो 2-4 सॉल्यूशन अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ के रखा, तो उसमें से जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन लगता है उस सॉल्यूशन को आपको डिसाइड करना है। जब भी आप कोई बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो आप हमेशा देख लेना इसमें कितना खर्चा आने वाला है, कितनी कॉस्ट लगेगी और उस सबसे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्ट और आपका जो बेनिफिट है उसको भी आपको एस्टिमेट करना है। उसके आधार पर डिसाइड करना है कि हम कौन से वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज करने वाले हैं। चौथा स्टेप है आपका एक्शन प्लान को रेडी करना, प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन।
अब इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपका सॉल्यूशन आपने ढूंढा उसको आप एक्शन में लाते हैं और एक टेस्ट केस करते हैं, मतलब जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे उस प्रॉब्लम को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन द टेस्ट केस, यानी ये सच में नहीं हो रहा, ये बस आप छोटे स्केल पे उस प्रॉब्लम का जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट स्टेप है आपका एवेलेट एंड एक्सपेंड, यानी अगर आपको लगता है कि जो आपने छोटे स्केल पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा वो काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, देन इफ इट इज टेस्टेड एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट ऑन ए फुल स्केल। तो आपने देखा कि आपकी प्रॉब्लम का जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा था वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा, तो आप लार्ज स्केल पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वालिटी सर्कल है ये काम करता है। और ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी सर्कल है वो सभी पे काम आता है, जैसे आपका फैक्ट्री हो गया, फर्म हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, तो इतनी सारी जगह पे क्वालिटी सर्कल जो है वो हेल्पफुल होता है। एक और बात, क्वालिटी सर्कल में एग्जैक्टली क्या होता है कि प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन ढूंढा, उससे जो है टीम वर्क को प्रमोट मिलता है और यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की भी बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप्स फॉर क्वालिटी सर्कल कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहले आप प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। आपकी कंपनी में मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मिली 8-10, तो आप उसको प्रायोरिटीज देंगे कि पहले हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। तो प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे, रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तीसरे स्टेप में आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन है वही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए प्रॉब्लम एक थी और उसके 4 सॉल्यूशन है, तो चारों में से बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको देखना है, प्लस आपको कॉस्ट और बेनिफिट देखना है कि इसमें मेरा कितना खर्चा लगने वाला है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट में कितना खर्चा लगेगा, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर लीजिए। उस आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि हाँ मैं इस तरीके को इस्तेमाल करूंगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। चौथा, आपको एक्शन प्लान बनाना होगा, यानी सच में वो जो प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन देखा उसको आप स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। लास्ट में अगर आपने स्मॉल या टेस्ट केस में इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेसफुल रहा, तो लार्ज स्केल में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वालिटी सर्कल है ये हर जगह पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चर में आप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, हर जगह पे, जैसे आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी, यानी सर्विस सेक्टर पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो बैंकों ने क्या क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट किया? यस, जैसे कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने भी जो है क्वालिटी सर्कल का एक वॉलंटरी ग्रुप बनाया है एम्प्लॉयज का, जहाँ पे लोग सेम एरिया में काम करते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया, वो मिलके जो है देख रहे हैं कि काम में कोई जो प्रॉब्लम आती है कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और वो उससे क्या हो रहा है, उनका खुद का डेवलपमेंट भी हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिल रहा है। कैनरा बैंक एक एग्जांपल हो गया, ऐसी एसबीआई ने भी जो है क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट किया है और उससे अपने बेनिफिट एसबीआई को भी देखने को मिले हैं। यानी बैंक जो है क्वालिटी सर्कल को, जो स्पेशली जो नई जनरेशन के एम्प्लॉयज बैंकों के आने वाले हैं, तो बैंक चाहता है कि उनके अंदर ये कंसेप्ट को पॉपुलर किया जाए, तो ये ज्यादा हेल्पफुल इसमें रहने वाला है। तो बैंकों की यहाँ पे बात की है, कैनरा बैंक और एसबीआई दो बैंक है। कैनरा में जो है कुछ वॉलंटरी ग्रुप एम्प्लॉयज आए और उन्होंने जो सेम एरिया में काम करते, तो उन्होंने एज ए टीम काम किया और काम में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया, तो इससे उनका खुद का भी डेवलपमेंट हुआ और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा देखने को मिला। सेम टू सेम ऐसे एसबीआई ने भी अपने वहाँ पे क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट किया और उससे उनको बेनिफिट भी देखने को मिला है। ठीक है, और बैंक ये चाहता है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, ठीक है, तो उनके अंदर क्वालिटी सर्कल को लाया जाए, ताकि मतलब उसको काफी पॉपुलर वो करना चाहता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट इसमें मिले। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एग्जैक्टली क्या है? ये एक मॉडल दिया गया है ताकि बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? सिक्स सिग्मा एग्जैक्टली बताता क्या है, यानी आप कितना अपने परफेक्शन से कितना आप डाइवेट करके, ठीक है, आपका डेविएशन कितना है परफेक्शन, यानी परफेक्शन अगर ये है तो उससे कितना ज्यादा आपने डेविएशन किया है, तो वही जो है सिक्स सिग्मा उसी के लिए यूज किया जाता है। यानी आपको क्या करना है, कस्टमर की जो नीड्स है उसके हिसाब से आपको बिजनेस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है, उसी पर्पज के लिए सिक्स सिग्मा बनाया गया। तो कैसे डिफाइन होगा, कैसे हम बोलेंगे कि ये सिक्स सिग्मा हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, टू अचीव सिक्स सिग्मा क्वालिटी, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि उन्होंने सिक्स सिग्मा क्वालिटी को इंप्रूव किया है, तो उस केस में अ प्रोसेस मस्ट प्रोड्यूस नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। तो 1 मिलियन में अगर आप डिफेक्ट कर रहे हैं तो 3.4 से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोला गया है आपका सिक्स सिग्मा। तो पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि चांस फॉर नॉन कन्फर्मेशन और नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपने चांस मतलब आपने जो स्पेसिफिकेशन उसको पूरा नहीं किया, तो पर मिलियन यानी 1 मिलियन में जो है मैक्सिमम 3.4 डिफेक्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा डिफेक्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो वही आपका सिक्स सिग्मा।
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर हम इसकी शुरुआत की बात बोले तो इसकी शुरुआत की गई थी, ये देखिए लाइन है आपका, जैसे कि हम्म, हाँ, 1980 के आसपास में जो है मोटोरोला ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, फिर उसको देख के जनरल इलेक्ट्रिक ने भी जो है सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया और उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखनी चाहे तो क्या होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पर मिलियन में जो आप डिफेक्ट कर रहे हैं वो 3.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हम उसको जो है सिक्स सिग्मा नहीं मान सकते। यानी ये बताता है डिफेक्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में आप कितना डिफेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो 3.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत पहले मोटोरोला ने की और उसको देख के फिर बाद में आपका जनरल इलेक्ट्रिक ने भी इसको यूज़ किया। ये जो सिक्स सिग्मा का टर्म है इसको जनरल इलेक्ट्रिक जो मोटर है आपका, उसने भी इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद 2000 तक आते आते तो बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है उन्होंने सिक्स सिग्मा को बहुत ज़्यादा कंपनीज ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सिक्स सिग्मा है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। यानी जैसे ब्लैक बेल्ट हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गया, इस तरह से ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ये सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है इनके द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। सो ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ग्रीन बेल्ट जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं ना, जो बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं होते, इंटरमीडिएट यानी मीडियम रेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेशंस दिया जाता है। सिक्स सिग्मा में आपको कुछ 6 चीजें यहाँ पे बताई है। इसको DMAIC बोल सकते हैं या DMAICT। DMAICT इन सब की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा में ये 6 चीजें आ जाएंगी। पहला है डिफाइन अपॉर्चुनिटी, M से है मेजर परफॉर्मेंस, A से है आपका एनालाइज परफॉर्मेंस, I से हो जाएगा इम्प्रूव परफॉर्मेंस, C से हो जाएगा कंट्रोल परफॉर्मेंस और T से हो जाएगा ट्रांसफर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से आपका सिक्स सिग्मा जो DMAICT प्रोसेस है ना, ये 6 एलिमेंट्स है। तो ये 6 एलिमेंट्स आपको समझने होंगे। इनकी हेल्प से कंपनीज अपना सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। यहाँ बुक में ज्यादा आपको नहीं बताया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये सारी टर्म्स का क्या मतलब है। इसमें जो पहला स्टेप है डिफाइन अपॉर्चुनिटी या डिफाइन प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप प्रॉब्लम को ढूंढते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो पहला स्टेप वही है कि अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है। स्टेप नंबर 2 में मेजर परफॉर्मेंस। अब आप क्या करते हैं कि जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर करते हैं। उसके आधार पर आप डेटा इकट्ठा करते हैं कि अभी हमारी जो करंट पोजीशन है, अभी हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप असेस करते हैं। इस स्टेप में अपनी परफॉर्मेंस को, जो आप करंट परफॉर्मेंस है उसको आप असेसमेंट करते हैं, वो होगा आपका मेजर परफॉर्मेंस। तीसरा आपका एनालाइज अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या करते हैं, आप फाइंड करते हैं, स्टैटिकल टूल या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप समझ सके कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो इनएफिशिएंसीज है वो किस वजह से है। ठीक है, आप उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप एनालिसिस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम एक ही चीज यहाँ पे बोली गई है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज क्या है, रीजन क्या है। जो रूट कॉज है वो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथे स्टेप में है आपका इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि जो रूट कॉज आपने स्टेप नंबर 3 में एनालिसिस किया था ना कि ये कारण है, तो अब आप उसका कारण जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे उस रूट कॉज का सॉल्व किया जाए। ठीक है, और टेस्ट बेसिस पे उस रूट कॉज वाली जो आपने सॉल्यूशन ढूंढी उसको टेस्ट बेसिस पे आप अप्लाई भी करते हैं कंट्रोल इन मोमेंट पे। फिफ्थ स्टेप आपका कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमली। इसमें जो भी आपने इम्प्रूवमेंट देखी है उस इम्प्रूवमेंट को आप मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम ढूंढी थी और उसको यूज करना शुरू किया था। कंट्रोल परफॉर्मेंस में आप मेजर करना शुरू करते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, और एक लास्ट स्टेप है ट्रांसफर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इस ये जो आपने पूरा सॉल्यूशन ढूंढा, बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढी और उससे आपको लगा कि हाँ सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो बाकी डिपार्टमेंट, बाकी एरियाज में भी आप इसको जो है ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो बाकी एरियाज है ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका DMAIC के 6 स्टेप्स पूरे होते हैं। तो पहले आप प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, फिर आप अपनी करंट जो आपकी पोजीशन है अभी आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप असेस करते हैं।
तीसरे में जो अपॉर्चुनिटी है उसका रूट कॉज कारण जानने की कोशिश करते हैं। चौथे में आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और पायलट यानी टेस्ट बेसिस पर उसको अप्लाई भी कर देते हैं। पांचवें में आप उसका रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट मिल रहा है, अगर सही है तो बाकी डिपार्टमेंट में भी उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं। डीएम एआईसी और एआईसीटी में बस ये टी का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे एक एक्सटेंशन है कि यहाँ तक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सारा आपको सही लगा। टी यानी ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा ना, बाकी जो डिपार्टमेंट है उन एरियाज में भी आप उस सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपका 6 सिग्मा फॉर प्रोसेस, फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग द क्वालिटी। सो अगर हम 4 सिग्मा की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 99.4% परफेक्ट होता है। तो 4 सिग्मा जो है वो 99.4% परफेक्शन है। अगर हम 5 सिग्मा की बात करें तो वो 99.98% परफेक्शन है। ये परसेंटेज आप थोड़ा सा याद रख सकते हो दोस्तों कि 4 सिग्मा में 99.4% परफेक्शन है और 5 सिग्मा में 99.98 परफेक्शन है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो कि अपना 100% परफेक्शन चाहती है। इंडिया का भी इन्होंने केस दिया है। मुंबई का जो डब्बा वाला था, आपने बहुत इनका नाम भी सुना होगा। प्रॉपर इनके ऊपर स्टडी की गई थी कि डेली बेसिस पे ये 1.5 लाख लंच बॉक्सेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जो ये डब्बा वाला में लोग थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो वो सिंपल कोड की हेल्प से ऐसा कर रहे थे और इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और अगर आप जानना चाहें तो जो डब्बे वाला का जो स्कोर था वो 6 सिग्मा परफॉर्मेंस के मामले में 99.999% था, या इससे ज़्यादा था। तो इतना अच्छा कैसे इन्होंने क्वालिटी एश्योर किया था। कुल मिला के अगर हम बोलना चाहें तो 6 मिलियन ट्रांजेक्शन अगर हो रही ना, 6 मिलियन, उसमें बस एक ही गलती, इतनी कम गलती थी, इन्होंने एक तरह से बेंचमार्क सेट किया था। ठीक है, और स्पेशली जो ब्लू चिप कंपनी है मोटोरोला, उन्होंने भी यही वाला बेंचमार्क रखा है। सो फिर इन्होंने पूरी आपको स्टोरी बताई है, ये आपको ज़्यादा इसमें याद रखने का ज़रूरत नहीं। बस इसमें आप इतना याद रख सकते हैं कि जो डब्बे वाला है उसकी शुरुआत कुछ ही कम लोगों से हुई थी, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी से ये मुंबई में सारा जो सामान है, डब्बा लंच बॉक्स, उसको जो है ले जाते थे और इनका पूरा टाइम टेबल इन्होंने बताया कि किस तरह से ज़्यादा ज़्यादा काम करते थे। तो कुल मिलाकर जो है ये याद रख सकते हैं कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिली। यहाँ पे पर्सन भी देख सकते हैं। अगर 6 सिग्मा है तो 99.99%, यानी 6 सिग्मा जो है डब्बे वाले ने अचीव किया था। ऐसे ही अगर 5 सिग्मा है तो 99.98, 4 सिग्मा है तो 99.4% का एक्यूरेसी मिलेगा, 3 सिग्मा में 93.3, 2 सिग्मा में 69 और सिर्फ 1 सिग्मा है तो 30.9%। सारा आप याद नहीं रख सकते परसेंटेज, जस्ट थोड़ा बहुत आप गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि 6 सिग्मा का कितना इंपॉर्टेंस होता है। इंडिया के जो बैंक है, 6 सिग्मा कहाँ देखने को मिलता है? तो जो नई एज के बैंक है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। 6 सिग्मा की अगर बात करें, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी जो बैंक है, यहाँ के जो बैक ऑफिस है वहाँ पे 6 सिग्मा का प्रोसेस देखने को मिलता है। ऐसी जो सिटी बैंक है या एचएसबीसी जो बैंक है, उनका वर्ल्ड वाइड जो है 6 सिग्मा वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो 6 सिग्मा आप समझ गए ना कितनी अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, 99.9%। इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज केजन मेथड। ठीक है, तो ये क्या मेथड और ये कहाँ से मतलब आया और इसका क्या फायदा है, किस पर्पज के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। केजन मेथड ये जापानीज वर्ड है, जो है ना केजन, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है इम्प्रूवमेंट। तो केजन का अगर हम इंग्लिश में मतलब बोले तो ये जापानीज वर्ड है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करना। It refers to continuous efforts by the employee of each and every level in the organization to improve the quality। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं हर लेवल पे, उनके जो है एफर्ट्स को इम्प्रूव करना होगा। दिस वर्क अंडर 5S टेक्निक। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? 5S टेक्निक जो है दी गई है। 5S में जो है 5 S है, इसमें से पहला S आपका सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है शाइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5S जो है इस्तेमाल किए जाने चाहिए और इसकी हेल्प से जो है काम में, क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। जो ये 5S डिफाइन किए गए केजन मेथड में, तो इन पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी जब शुरुआत हुई थी ना पहले, जब केजन मेथड की, तो पहले ये हाउस कीपिंग वहां पे जो है इस्तेमाल हो रहा था कि साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना चीजों को अच्छे से रखिए, शाइन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो केजन मेथड है इसका इस्तेमाल हाउस कीपिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, बट लेटर इट वाज एडॉप्टेड एज ए साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। पर बाद में इसको देखा कि ये मेथड तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में।
द डिटेल अबाउट दिस 5 एस आर मेंशन बिलो। तो ये जो हमने 5 एस की बात की केजन मेथड में, इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है आपका सीरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ट। ये जो है जापानीज वर्ड आपको दिया और जो ब्रैकेट में वो इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। सीरी, सीरी मतलब सॉर्ट। द फर्स्ट स्टेप इज डिक्लटरिंग। डिक्लटरिंग मतलब जो आलतू फालतू है उसको हटाना। द डिक्लटरिंग प्रोसेस इज डन टू रिमूव द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द डेस्क और इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके डेस्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीजें जो फालतू है उनको रिमूव करना। रिमूव द अनयूज्ड आइटम्स। आपका जो टेबल है, अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर आपने कुछ चीजें रखी जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो उसको आप हटा दीजिए। एक्सेस द डिफिकल्ट इन अचीविंग द गोल्स एंड रिमूव दोस ऑब्स्टेकल। तो कुछ भी आपकी गोल को अचीव करने में जो आपको रुकावटें आ रही है, तो उनको समझना कि क्या रुकावटें, उनको रिमूव करना। तो ये सारी चीजें जो है पहले स्टेप में आपको करनी है, सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट आउट में क्या करना है हमें, जो चीजें काम की नहीं है उसको हटाना, हमारी सीट पे भी जो चीजें काम की नहीं उसको हटाना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई चीजें जो काम की नहीं है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज है जो कुछ काम ही नहीं कर रहे, उनको आपने सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ है, उनको हटाना, ठीक है। तो ये आपका सॉर्ट में हो जाएगा। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। सेकंड स्टेप है आपका सिट डाउन। इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, इंग्लिश का मतलब है और ये जापानीज वर्ड है, ठीक है। सेट ऑन या सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर या सिट ऑन का क्या मतलब है, इट इंक्लूड अरेंज द थिंग इन ऑर्डर। जो भी चीजें हैं उसको ऑर्डर में अरेंज करना। प्रायोरिटाइज द वर्क, जो भी आपके पास काम है उसको प्रायोरिटी देना। अब देखा जाए तो एक पर्सन एक सीट पे उसके पास कई सारे काम है, बट अभी के लिए क्या जरूरी है वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो इसमें बोला गया सेट इन ऑर्डर में। विच वर्क इज इंपॉर्टेंट, विच वर्क कैन बी डिफर्ड इन ऑर्डर टू हैंडल द वर्कलोड एफिशिएंटली। अब अगर मान लीजिए आपको लगेगा कि सारा ही काम इंपॉर्टेंट है और सारा हमें अभी करना है, तो आप बहुत ज्यादा वर्कलोड लेने लगेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, बहुत ज्यादा वर्कलोड आपको इस तरह से फील होगा। तो उसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने काम में क्या अभी मेरे को जरूरी है, क्या मेरे को अभी प्रायोरिटी है, वो आपको पहले करना चाहिए। जैसे घरों में ऐसे होता है कि आपको मान लीजिए सुबह आप ऑफिस में जाते हैं, आपको घर का काम भी करना है, तो पहले आप सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट बना लेंगे, फिर आप ऑफिस के लिए अपना रेडी होना शुरू कर देंगे। मतलब हमें प्रायोरिटी देखनी कि अभी के लिए क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी होगा। तो जो भी हमारा काम है, हम अब अगर अपने वर्क लोड को एफिशिएंटली जो है हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो भी आपका काम है उसमें प्रायोरिटी ढूंढनी पड़ेगी कि अभी क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोसेस शुड बी फॉलो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मैनेज टाइम एफिशिएंटली। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बना लिया, कुछ ऐसा ऑर्डर में सेट किया कि आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्रॉपर प्रोसेस आपको बनाना है ताकि किसी भी टाइप का जो है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और जो टाइम है वो काफी एफिशिएंटली जो मैनेज किया जाए। मतलब आप जिस काम में लगे हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा अच्छा ये था या नहीं था, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए और आपने अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, आपको सारी चीजें सेट इन ऑर्डर करनी है। मतलब जो भी चीजें उसको आपको ऑर्डर में सेट करना है, जो भी आपके पास काम है इसको देखना है कि कौन सा काम मेरे को अभी करना है, अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से बांटिए, क्या अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको करना है, और क्या काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। डिफर्ड का मतलब होता है देरी से, क्या काम मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको ऑर्डर में लगाना है ताकि आप अपने वर्कलोड को एफिशिएंटली जो है हैंडल कर पाए। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोसेस शुड बी फॉलो। आप जो है किसी भी आपका कंफ्यूजन आपके काम को लेके ना हो, तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल भी, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेसेस इस्तेमाल करनी है और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। दो स्टेप्स हो गए, मतलब 2 एस के बारे में हमने पढ़ा। तीसरा हिस्सा हमारा सीसो, इसको बोलते हैं शाइन, चमका चमकना। चमकने का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑफिस में आपकी जो टेबल है उसमें चीजें बहुत ही सही तरह से रखी, क्योंकि अगर एक दो टेबल है, एक टेबल में सारी चीजें बहुत क्लीन है, इस कोने में यहाँ पे आपका सिस्टम है, यहाँ पे आपकी फाइल है, ठीक है, मान लीजिए कुछ फाइल्स है, हर चीज आपने संभाल के रखी है। एक दूसरा डेस्क है जहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, तो हौच पौच बोलते हैं ना, कुछ चीज यहाँ गिरी पड़ी है, कुछ वहां गिरी पड़ी है, कुछ फाइल अगर आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिल रहा, ये अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो फाइल के बंच में से आप ढूंढ रहे कि ये कहाँ है क्या है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि कस्टमर ने कोई लेटर दिया आपको, कोई जरूरी लेटर, और फिर आप उसको बोल रहे हैं कि ढूंढो कहाँ रखा है, मालूम नहीं मुझे, मैंने टेबल पे कहीं रखा है, तो कस्टमर ही ढूंढ रहा है कि वो लेटर मैंने कहाँ दिया और कहाँ आपने उसको रख दिया। तो इस तरह का जो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो शाइन का मतलब है आपकी जो टेबल है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, सब चीजें प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। दिस स्टेप टॉक अबाउट क्लीनिनेस, मतलब साफ सुथरे के बारे में बात करते हैं। द वर्क प्लेस सच एज डेस्कटॉप ऑफिस शुड बी क्लीन टू इंड्यूस पॉजिटिव वाइब्स। जो साफ सुथरी जगह है वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका डेस्कटॉप, आपका ऑफिस का जो एरिया है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। मशीन एंड इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड मेंटेन रेगुलरली टू प्रिवेंट अर्ली डिटरेशन। अगर मान लीजिए आपकी मशीन्स रहेंगी, उनको आप अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, उनको अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो वो भी जरूरी है कि अपनी मशीन्स इक्विपमेंट सभी को आपको साफ सुथरा और प्रॉपरली मेंटेन रखना है। तो ये आपका आ जाएगा शिशो यानी शाइन। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप नंबर 4, सिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइज। ये तमिल जापानीज वर्ड है और ये आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज चौथा ऐसा वाला स्टैंडर्डाइज। ये किसके बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। प्रॉपर चीजें स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर्स ऑल्सो टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइज इन साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है
ये जो अप्रोच दी गई थी एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई थी, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड वे में हमें काम करना है, एक साइंटिफिक अप्रोच जो हमें इस्तेमाल करनी है। ही मेंशन दैट स्टैंडर्डाइज प्रोसेस शुड बी फॉलो टू डू द वर्क इन एफिशिएंट मैनर, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से हमें काम करना है ताकि हम एफिशिएंट वे में अपने काम को कर सकें। इट मीन्स वर्क शुड बी डन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू सेव द टाइम, मतलब हर कोई अपना अपना चला रहा है, कोई अपने हिसाब से कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से नहीं, आपके ऑफिशियल का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, उसी हिसाब से आपको काम करना है ताकि टाइम भी आपका सेव होगा और कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कुछ ऐसे तरीके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए हैं और वो कई बार यूज किए गए हैं और वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप खुद से अपना कोई तरीका बना रहे हैं तो नहीं है कि वो हमेशा सही हो, तो कुछ बार गलती भी हो सकती है, ठीक है, आपका टाइम भी उसमें वेस्ट हो सकता है, कुछ आप गलतियां भी कर सकते हो। तो इन सबको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के हिसाब से अपना काम करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्डाइज। और लास्ट आपका आता है शेड्स के, यानी कि डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबिलिटी इट इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी फॉलो। तो जो आप काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस, तो वहां पे आपको रूल्स और रेगुलेशंस होगा, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन आपके काम को लेके बनाए गए हैं, 10 बजे आना है, अगर आपका टाइमिंग 10 बजे का है, 6 बजे आपको जाना है, तो हर चीज आपको डिसिप्लिन के हिसाब से, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करनी चाहिए। डेडिकेशन शुड बी एम्ब्रेस्ड एंड प्रोक्रेस्टिनेशन शुड बी अवॉइडेड। तो जो डेडिकेटेड लोग हैं उनको इम्प्रेस करना है, और जो बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत देरी कर रहे हैं, तो उनको जो है अवॉइड करना है। द वर्क शुड बी डन इन सस्टेनेबल मैनर अवॉइडिंग द वेस्टेज। सस्टेनेबल मतलब कोई भी हमें जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं करना, और जो भी काम है उसको सस्टेनेबल वे में करना है। अब ऑफिस में अगर हम बैंकों में काम करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका कई बार हॉल बहुत बड़ा होता है ना, कई सारे एसी से बहुत सारी लाइट्स लगी रहती है, तो जब तक कस्टमर है 4 बजे तक तो वो सबका रिक्वायरमेंट है, बट जब 4 बजे के बाद कस्टमर नहीं होता तो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप मतलब बंद कर दीजिए लाइट को, ठीक है, जहाँ पे बैठे हुए हैं स्टाफ उस वाली जगह की ऑन रहने दीजिए, बाकी जगह की आप लाइट ऑफ कर दीजिए। कुछ जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, स्केल फूड ब्रांचेस, तो वहाँ पे क्या प्रेमिसेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक कोने तक वो मतलब जनरली बहुत बड़े एरिया में वो फैला होता है, तो वहाँ पे अननेसेसरी लाइट्स है, उस तरफ के जो एसी है जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उस तरफ के फैंस है, उनको आप क्लोज कर मतलब ऑफ कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को वेस्टेज से बचा सकते हैं। द वर्क शुड बी डन इन ए सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर का मतलब लॉन्ग टर्म तक आपका काम चले, ठीक है, बना रहे आपका काम, इस तरह से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही 5 ऐसे हैं जिसकी बात यहाँ पे की गई है। शॉर्ट में रिवाइज करते कौन कौन से 5 मेथड्स हैं। केसन में पहला बोला था सॉर्ट, मतलब जो भी काम है अननेसेसरी चीजों को हटाना, ठीक है, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हटाना, और काम की और जो जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है उसको असेस करना ताकि आप उस डिफिकल्टीज को दूर कर सको। दूसरा आता है सेट इन ऑर्डर। इसमें क्या होगा, जो चीजें हैं उसको ऑर्डर में आपको सेट करनी है, जो काम जरूरी है उसको पहले प्रायोरिटाइज पे आपको रखना है। तीसरे में आपका आता है शाइन। शाइन मतलब जो आपका डेस्कटॉप है, टेबल है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और जो आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा आपका स्टैंडर्डाइज, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ आपको काम करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और कोई भी एरर आपसे ना हो। लास्ट है डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है कि जो भी आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, उसमें आपको रूल्स और रेगुलेशन को मानना चाहिए, और डेडिकेशन, अगर कोई लोग डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं तो उसको इम्प्रेस करना चाहिए, मतलब बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो बहुत देरी से कर रहे हैं कुछ काम को, बहुत मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि काम बहुत सिंपल है, उसको बस खींचते जा रहे हैं कि मैं कल करूंगा परसों, तो उस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और सिस्टमेटिक मैनर में जो है काम करना चाहिए, और जो रिसोर्सेज है उसको वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में बस दो चीज़ें रखी गई हैं। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस दो चीज़ों से जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक है उसका एबिलिटी, दूसरा है विलिंगनेस। एबिलिटी मतलब उसकी स्किल्स है या नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग उसको दी गई है कि नहीं दी गई है, वो है उसकी एबिलिटी। विलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या वो बिहेवियर या कैसी वो इच्छा दिखाता है कि उसको काम करना है कि नहीं करना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है, अगर आप एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स एबिलिटी को बढ़ावा मिलता है, प्लस जो है वो काम को करने के लिए एक पॉजिटिव जो है इन्वॉल्वमेंट वो दिखाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे आती है, दो ही फैक्टर है। एबिलिटी की, काम वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसमें आप उसका एजुकेशन ट्रेनिंग ये सारा कुछ देख सकते हैं। दूसरा फैक्टर विलिंगनेस, मतलब उसकी इच्छा है या नहीं है, उसका मतलब वो क्या एटीट्यूड रखता है, क्या बिहेवियर रखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एक तरह से अपना जो बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज करती है। अगर कुछ इंप्लॉयज काम नहीं करना चाहते तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है ताकि वो काम करे, एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस वो भी दे। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना, ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका एक नंबर का ही पूछेंगे, ज़्यादा ये नहीं होगा। वैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ को, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड एटीट्यूड लाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। कभी भी एम्प्लॉयज़ को आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है तो कई सारे तरीके, उसमें से एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, पहले आप
कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, अकेले मत लीजिए। एम्प्लॉयज़ को आप आगे रखिए, मतलब डिसीजन में एम्प्लॉयज़ को आगे रखिए। खासतौर के ऐसे लोग जो जिनको ये प्रॉब्लम है, विलिंगनेस नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, काम की एबिलिटी है पर इच्छा नहीं, तो ऐसे को अगर आप डिसीजन मेकिंग में रखेंगे ना, तो उनको इन्वॉल्वमेंट फील आएगी। ठीक है। दूसरा, आप एक पॉजिटिव क्लाइमेट बना के रखिए, एक हेल्दी क्लाइमेट बना के रखिए जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, एक सपोर्ट और क्लियर कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। तीसरे स्टेप आप क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड वाला सिस्टम भी ला सकते हैं। रिवॉर्ड मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड मतलब आपने उनको सैलरी बढ़ा दी या प्रमोशन दे दिया। नॉन मॉनेटरी में आपने उनको कुछ रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें अवेलेबल कराई। जो लास्ट एक ऑप्शन होता है ना, लास्ट, वो आपका कैरेट और स्टिक अप्रोच होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट अप्रोच होना चाहिए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा, और अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो स्टिक, यानी कि आपको नेगेटिव प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आपका गलत जगह ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आपको जो है प्रमोशन के बदले डिमोशन मिल सकता है, या फिर आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो कैरेट और स्टिक जो है लास्ट ऑप्शन बच जाता है। उससे पहले हमें और तरीके अपनाने चाहिए कि जो है डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाए, एक हेल्दी क्लाइमेट, एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाए, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन दिया जाए। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? तो स्ट्रेस आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग को एक ऐसे इम्पैक्ट करता है, फिजिकली और मेंटली चेंजेस आते हैं आपके स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, खासतौर के बैंक जहाँ पे आप इन्वायरमेंट जानते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाता है, तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुछ टेक्निक है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसा नहीं कि आप पूरा हटा सकते हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप काम करेंगे तो स्ट्रेस तो रहेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसको आप मैनेज कर सकते। तो कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई है। एक सही टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी आपके डेली टास्क है, क्या प्रायोरिटीज है, उसको आप सेट कर लीजिए कि हाँ, ये मेरी डेली टास्क की ये प्रायोरिटीज है, तो प्रायोरिटी वाइज जो डेली टास्क है उसका एक तरह से शेड्यूल आप बना लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी आपकी हॉबीज है, ठीक है, तो इस तरीके की हॉबीज से भी आपको काफी रिलैक्स और मेंटल जो है मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे चले गए, योगा पे चले गए, तो इससे आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स महसूस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी हॉबी या फिजिकल एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तीसरा है कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे गोल सेट कीजिए जो कि आपके रियलिस्टिक गोल हो, मतलब जो अचीव किए जा सकते हैं। इस टाइप के गोल ही आपको अपने लिए चूज करना चाहिए। ऐसा गोल जो आपने अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होगा। अगला तरीका क्या है कि इंटरपर्सनल रिलेशन बना के रखना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन, और उनके साथ आप काफी चीजें सीख भी सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ओपन कम्युनिकेशन होनी जरूरी है, तो ये भी चीजें जरूरी हो जाती है स्ट्रेस के लिए। और आपका जो जॉब जॉब रोल है, क्या आपका काम है, क्लियरली आपको डिफाइन होना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के। क्या आपका जॉब रोल है, क्या आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपना जॉब रोल सही तरह से पता है, तो उससे भी जो है आप अपने काम को कर पाएंगे, आपको दूसरों का काम नहीं करना पड़ेगा, और उस चक्कर में आप अपना अननेसेसरी स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसमें एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट आप जरूर कराइए, इससे उनको डिसीजन अपना लगता है और उसको वो पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए यहाँ पे, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो अच्छा तरीका उसको मैनेज करें। अपनी स्किल्स ऐसे डेवलप करें कि कैसे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी खुद को जो है रिलैक्स महसूस करें। तो इन्होंने बस कुछ ट्रिक्स बताई है कि टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ठीक है, और लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन बना के रखिए, अच्छी जान पहचान, अच्छा नेटवर्क सेटअप कीजिए, एक ओपन कम्युनिकेशन बनाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसको आप हटा तो नहीं सकते, इसको आप बस मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस एटिक्वेट। बिजनेस एटिक्वेट क्या होता है? बिजनेस एटिक्वेट्स सेट ऑफ मैनर्स दैट इज एक्सेप्टेड और रिक्वायर्ड इन ए बिजनेस। तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या मैनर आप शो करते हैं, ठीक है, तो वो सारा ही आपका बिजनेस एटिक्वेट कहलाता है। अगर शॉर्ट में बोले तो बिजनेस एटिक्वेट का मतलब है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर आपसे वर्क प्लेस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड मैनर, तो वर्क प्लेस में आपको कैसा बिहेवियर दिखाना है, कैसा मैनर शो करना है, वही आपका बिजनेस एटिक्वेट होगा। ठीक है, तो बिजनेस एटिक्वेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है कुछ वर्क प्लेस एटिक्वेट्स बताया है, जो इंडिविजुअल वर्कर को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, कि वो कैसे अपने क्लाइंट्स या कस्टमर से कैसे वो ट्रीट कर रहा है। तो डेफिनेटली उसको रिस्पेक्टफुल वे में और प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए। लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू नीड्स, ऐसा नहीं कि कस्टमर कुछ बोले उससे पहले ही आप अपनी बात कर रहे हैं, कस्टमर की बात को सुनिए, लिसन कीजिए, उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए।
सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ कलीग्स एंड सुपीरियर। जो भी आपके सुपीरियर हैं या जो आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉपरेट करके प्रोफेशनलिज्म आपको अपने बिजनेस प्लेस में शो करना चाहिए। तीसरा है आपका अच्छा या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। जो भी बात आप बोलिए क्लियरली बोले और पोलाइट वे में आपको बात करनी चाहिए। चौथा है आपका टेलीफोनिक। जब भी आप फोन में बात करें कस्टमर से, आपको पोलाइट होकर बात करना है, क्लियरली बात करनी है। नेक्स्ट है कंडक्ट। जो आपका बिहेवियर है पंचुअल होना चाहिए, ठीक है, पंचुअल और फोकस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस। तो जब भी आप बात करें वर्बल नॉन वर्बल या ईमेल या व्हाट्सएप किसी भी मोड से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए और अप टू पॉइंट होनी चाहिए। इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं करनी चाहिए। एक प्रॉपर ड्रेस कोड भी आपको फॉलो करना चाहिए। ऑफिस में किस टाइप से ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आपके कपड़े से भी एक तरह से प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है। तो कुल मिला के आपको कंपनी में एक सही और कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ड्रेस कोड यूज करना चाहिए। कंडक्ट ड्यूरिंग लंच। तो जब भी लंच किया जा रहा है तो उस टाइम पे आपको सही बिहेव शो करना है, ठीक है, गुड मैनर शो करना है लंच के टाइम पे। और जब भी कुछ कन्वर्सेशन कीजिए पोलाइटली आपको बात करनी चाहिए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपका कैसा बिहेव होना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग सेशन है, कुछ भी चीजें हो रही है, तो उस दौरान भी आपको एक अच्छा बिहेव शो करना चाहिए। तो ये कुछ जो है आपके वर्क एटिक्वेट्स बताए गए कि किस तरह से हमें वर्क प्लेस में किस तरह का बिहेवियर या मैनर हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। तो मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिलेशनशिप, इट ऑल्सो इम्प्रूव योर एम्प्लॉय प्रोडक्ट। तो आप जो वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हैं, तो इससे एक अच्छी हेल्थ ही नहीं होती बल्कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस से जो एम्प्लॉयज है वो काम को लेके ज्यादा आउटपुट, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा अगर आपने एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। वर्क एटिक्वेट्स। तो कौन कौन सा बिहेवियर या कौन कौन से प्रिंसिपल हमें वर्क एनवायरनमेंट में यूज करने चाहिए ताकि गुड यानी अच्छे वर्क एटिक्वेट्स जो है रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें बोलिए कि आपको जो है अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए। हो सके तो जितना ज्यादा हो सके टाइम का आपको पंचुअल रहना चाहिए। कोई भी मीटिंग है, कोई भी वर्क प्लेस या ऑफिस की कोई भी मीटिंग है, तो टाइम पे आपको वहां पे अवेलेबल रहना चाहिए। तो पहला है कि टाइमली अवेलेबल हो, पंचुअलिटी आपकी होनी चाहिए। सेकेंड है कि आपका जो बिहेवियर या जो एटीट्यूड है वो पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। जो दूसरे चाहे आपके सबऑर्डिनेट है, आपके कलीग्स है, सीनियर है, सुपीरियर है, तो सभी के साथ आपका जो बिहेवियर है वो पोलाइट और काम बिहेवियर आपको शो करना चाहिए। बी कॉन्शियस अबाउट ऑफिस बिहेवियर। ऑफिस में भी अगर आपको एक अच्छे लिसनर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है, मेच्योरिटी आपके काम में झलकनी चाहिए, मेच्योर होकर आपको बात करनी चाहिए। नो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, कुछ चीजें लिखी होती, कुछ चीजें नहीं लिखी होती, तो वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जो भी पॉलिसी लिखी गई है या जो नहीं लिखी गई है। बी एज मच एज प्रोफेशनल। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोफेशन आपको बनना चाहिए। कंपनी की जो वैल्यूज है, गोल्स है, उनको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके प्रोफेशनल आपको बिहेव करना चाहिए। सिक्स है आपका एक्सेप्ट चैलेंजेस विद रिजॉल्व एंड कमिटमेंट। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी टाइप का चैलेंज आपको अगर आता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये वही हो गया कि किसी भी टाइप का चैलेंज है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल इन अप्रोच एंड एटीट्यूड विदाउट लूजिंग योर इंडिविजुअल। तो किसी भी टाइप का चेंज है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उस नए चेंज के हिसाब से खुद को ढाल लें। तो इतना फ्लेक्सिबल आपको जरूर होना चाहिए कि आप अपने आपको नए चेंज के हिसाब से ढाल लेंगे। तो अगर आप अच्छा वर्क एटिक्वेट शो करते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है और अपने करियर में भी आप आगे काफी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस एटिक्वेट की कुछ चीजें बताई कि हमेशा पंचुअल होना चाहिए, एक अच्छा और पॉलाइट बिहेवियर आपको शो करना चाहिए, ठीक है, अच्छे लिसनर की तरह काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी चाहे लिखी हो ना लिखी हो, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोफेशनल आपको खुद को दिखाना चाहिए, जितना प्रोफेशनल हो सके उस तरह से आपको अपना काम करना चाहिए। कोई भी चैलेंज है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और जितना हो सके उतना खुद को आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो वर्क एटिक्वेट्स के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। सो इसके साथ आपका लेटर सम अप आ गया और ये चैप्टर आपका हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।